नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित और आप देख रहे हैं पॉलिटी दिस वीक बाय दृष्टि आईएएस। अब इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की बात करेंगे जो कि पिछले हफ्ते चर्चा में रहे हैं। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि करंट अफेयर्स वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो है आपके करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है और मजे की बात यह है कि ये डेवलपमेंट्स बार बार रिपीट होती रहती है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी राज्य में किसी वजह से गवर्नर चर्चा में रहे हैं पिछले हफ्ते, हो सकता है कि इस हफ्ते भी गवर्नर चर्चा में रहे हो किसी और वजह से। जैसे कि पिछले हफ्ते अगर किसी राज्य में चर्चा में रहे थे तो इस बार किसी अपॉइंटमेंट की वजह से चर्चा में रहे हैं। तो कुल मिला के ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स बार बार रिपीट होती रहती है और इसका हमें फायदा मिलता है। हम लोग बार बार उनको रिवाइज कर पाते हैं, इसलिए हमारे एग्जाम में भी ये हमें काफी फायदा पहुंचाता है। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग 3 पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के बारे में बात करेंगे। एक है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से जुड़ी हुई। तो आपको बता दूं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और कुछ नए सदस्य जो है वो चुने गए हैं। इसकी वजह से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है चर्चा में था और इसी के तहत हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है क्या, कैसे बना था, क्या काम करता है, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं और किस तरीके की भूमिका ये निभाता है। ठीक है। उसके बाद संरक्षित क्षेत्र व्यवस्था या फिर यूं कहें कि प्रोटेक्टेड एरिया रेजिम। ठीक है। अभी होम मिनिस्ट्री ने कुछ राज्यों में प्रोटेक्टेड एरिया रेजिम को फिर से लगा दिया है। ठीक है। तो हम लोग इस बारे में भी बात करेंगे। फिर भारतीय संविधान में राज्यपाल की स्थिति क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि राज्यपाल चर्चा में रह सकते हैं, तो इस हफ्ते चर्चा में इसलिए है क्योंकि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने यूं कहें कि कुछ राज्यपालों की रीशफलिंग की है या फिर कुछ राज्यों में नए राज्यपाल जो है अपॉइंट किए गए हैं। उस अपॉइंटमेंट के तहत राज्यपाल अभी चर्चा में थे, तो हम लोग कुछ संविधान के ऐसे प्रोविजंस हैं उनके बारे में बात करेंगे जो कि राज्यपाल से जुड़े हुए हैं। ठीक है। बढ़ते हैं और देखते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि अभी हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष का चुनाव किया गया है। उसके अलावा कुछ और मेंबर्स की भी अपॉइंटमेंट हुई है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अब नाम से ही क्लियर है कि ये मानवाधिकार की रक्षा या यूं कहें कि मानवाधिकार के प्रहरी के रूप में कार्यरत है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अब यहाँ पे मानवाधिकार कौन से, तो हमारे पास कुछ ऐसे अधिकार है जो कि यूं कहें कि कॉन्स्टिट्यूशन में या संविधान में दिए हुए हैं। ठीक है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे अधिकार है जो इंटरनेशनली माना जाता है कि मानवाधिकार है, ये तो इंसान के पास मिनिमम होने ही चाहिए। अब ऐसे अधिकारों के लिए ये जो है यूं कहें कि आयोग काम करता है। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसे कहा क्या जाता है। इसे देश में मानवाधिकारों का प्रहरी कहा जाता है, गार्जियन कहा जाता है, यानी कि ये उनकी रक्षा कर रहा है। अगली बात है कि भारतीय संविधान द्वारा गारंटीगत और अंतरराष्ट्रीय अनुबंध तथा भारत में न्यायालय द्वारा लागू कानून के तहत व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता, गरिमा से संबंधित अधिकारों की सुरक्षा करता है। सिंपल सी बात है, वो सारे अधिकार जो किसी मनुष्य के डेवलपमेंट के लिए या फिर उसको एक गरिमापूर्ण जीवन देने के लिए चाहिए होते हैं, उन सब की ये रक्षा करता है। ठीक है। अब वो चाहे संविधान के तहत दिए गए हो आपको या फिर किसी न्यायालय ने कहा होगा कि ये भी अधिकार जो है मानव अधिकार है, इसकी रक्षा होनी चाहिए, या फिर किसी अंतरराष्ट्रीय अनुबंध के तहत आपको मिले हैं। ठीक है। इसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट PHRA 1993 में की गई थी। और अगर आप डेट जानना चाहते हैं तो वो है 12 अक्टूबर 1993। ठीक है। अब इस पर्टिकुलर अधिनियम के तहत इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी बनाया गया था और वैसे ही जो राज्य हैं उनमें भी इसी तरीके के मानवाधिकार आयोग होंगे। ठीक है। अब इस अधिनियम को 2 बार संशोधित किया गया है, 2006 में, 2019 में। ठीक है। उसके बाद इसे पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप स्थापित किया गया था, जिसे मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए अपनाया गया था। पेरिस सिद्धांत अब आप यहां रखेंगे, ये किससे जुड़े हुए हैं? पेरिस सिद्धांत जुड़े हुए हैं मानवाधिकार के संरक्षण और प्रचार के लिए। अब बात करें कि पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट, वो अलग बात है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि मानवाधिकारों के लिए कौन सा ऐसा अंतरराष्ट्रीय अनुबंध है, तो आप कहेंगे पेरिस सिद्धांत। ठीक है। अब इस जहां मैंने बोला था आपको कि अंतरराष्ट्रीय अनुबंध के तहत अगर आपके कोई सिद्धांतों को ऐसा किसी अधिकारों को ये कह दिया गया है कि ये मानवाधिकार है, तो उनमें से एक है पेरिस सिद्धांत। ठीक है। इनके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि मानवाधिकारों को सुरक्षा कैसे की जाएगी और प्रचार कैसे किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसकी संरचना क्या है, तो आप देखेंगे कि इसकी संरचना कुछ इस तरीके की, एक अध्यक्ष होता है और 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। ठीक है। एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य, इसके साथ 7 मानद सदस्य या फिर डीम्ड मेंबर, या फिर यूं कहें कि हमारे जो कुछ ऐसे आयोग हैं, ठीक है, उनके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो है उनको यहाँ पे डीम्ड मेंबर के रूप में बुलाया जाता है। ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे कि एक अध्यक्ष है और 5 पूर्णकालिक सदस्य है। अब जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए, यानी कि या तो वो CGI रहा हो पहले,
ठीक है, या फिर अभी सुप्रीम कोर्ट का जज है। ठीक है, ये दो चीजें। अध्यक्ष कौन हो सकता है, या तो फॉर्मर सीजीआई यानी कि पूर्व सीजीआई रहा हो मुख्य न्यायाधीश, या फिर अभी सुप्रीम कोर्ट का जज हो। ठीक है, तो ये इंसान अध्यक्ष बन सकता है। इसके अलावा जो यहां पे बात की जा रही है कि 5 पूर्णकालिक सदस्य होंगे, तो उनमें से एक सदस्य होगा जो कि आपका यूं कहे कि पूर्व जज रहा हो, या फिर अभी जज हो, यानी कि या तो रिटायर्ड जज हो, या फिर सिटिंग जज हो। किसका, सुप्रीम कोर्ट का। दूसरा मेंबर जो होगा वो कौन होगा, वो रिटायर्ड या फिर सिटिंग चीफ जस्टिस होना चाहिए किसी हाई कोर्ट का। ठीक है, यूं कहें कि पहला जो मेंबर है वो होगा या सुप्रीम कोर्ट का जज या फिर फॉर्मर जज। ठीक है, या फिर हम लोग बात करें दूसरा मेंबर होगा चीफ जस्टिस किसी हाई कोर्ट का, या फिर रिटायर्ड चीफ जस्टिस। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी 3 बचे, 5 में से 2 ये हो गए, बाकी जो 3 मेंबर बचे वो एक्सपीरियंस मेंबर होने चाहिए, उनके पास कार्य का अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा इन तीनों में से एक मेंबर जो है वो महिला होनी चाहिए। तो ये संरचना है आपके आयोग की। इसके अलावा आप देखेंगे इनकी नियुक्ति कैसे की जाती है। तो यहां नीचे देखिए कि इसकी नियुक्ति करता कौन है, तो सीधी सी बात है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। कैसे की जाती है, तो एक 6 मेंबर की कमेटी है, उसकी सिफारिश पे की जाती है। अब 6 मेंबर की कमेटी में कौन कौन होता है, तो देख लीजिए 6 मेंबर्स में से एक आपके प्रधानमंत्री है। ठीक है, दूसरे हैं जो आपके लोकसभा के स्पीकर, ठीक है, तीसरे हैं राज्यसभा के डेप्यूटी चेयर। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि हमारे जो होम मिनिस्टर होते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री, होम मिनिस्टर होंगे, और संसद के दोनों सदन के विपक्ष के नेता जो हैं वो रहेंगे। ठीक है, मतलब कि 1, 2, 3 और 4, इसके अलावा 2 आपके विपक्ष के नेता, एक राज्यसभा से एक लोकसभा से। ये 6 लोगों की कमेटी रहेगी। अब ये 6 लोग जो है नाम प्रस्तावित करेंगे, और फिर राष्ट्रपति जो है इनकी सिफारिश पे जो है इनका यूं कहें कि मेंबर्स की नियुक्ति करेगा। ठीक है, तो नियुक्ति कैसे होती है, एक 6 मेंबर्स की समिति है, समिति में कौन है, प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, लोकसभा के स्पीकर है, राज्यसभा के डेप्यूटी चेयर है। इसके अलावा 2 मेंबर जो है वो है आपके लीडर ऑफ ऑपोजिशन, राज्यसभा से और लोकसभा से। ठीक है, अब ये 6 लोग मिलकर के नाम प्रस्तावित करते हैं और फिर राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करता है। तो ये हो गई इनकी नियुक्ति। आगे कार्यकाल कितना है, तो कार्यकाल है कि अध्यक्ष और सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिए कार्य करते हैं, या फिर 70 वर्ष की आयु तक। मतलब कि मैक्सिमम या तो 70 वर्ष तक आप रह सकते हैं, या फिर अगर आप 70 वर्ष से कम है, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई इंसान 65 साल का है तो वो 68 साल तक काम कर सकता है, 3 साल की अवधि तक। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति 69 ईयर्स का है तो वो सिर्फ 1 साल काम कर सकता है, जब तक वो 70 साल तक ना पहुंच जाए। ठीक है, अब एक और बात यहां पे बताने की यह है कि कोई व्यक्ति अगर जैसे मान लीजिए 68 ईयर्स के ऊपर उनका 3 साल का कार्यकाल खत्म हो गया, क्या हम उसको रीअपॉइंट कर सकते हैं, तो बिल्कुल उनको रीअपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा है कि एक बार जब वो या तो 70 साल की अवधि पूरी कर दे, या फिर उनका टर्म जो है खत्म कर दिया जाए, कि मतलब एक बार उन्होंने सर्व किया उसके बाद उनकी वापस नियुक्ति नहीं की गई, ऐसे में वो व्यक्ति राज्य सरकार या केंद्र सरकार के साथ काम नहीं कर सकता, या राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अंडर में एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकता। ठीक है, तो ये कुछ बात है कार्यकाल और टर्म ऑफ कंडीशंस है या फिर टर्म ऑफ सर्विसेज जो होते हैं उनके बारे में। फिर भूमिका और कार्य क्या है, भूमिका सीधी सी बात है, क्यों इनको बनाया गया है कि मानवाधिकार की रक्षा के लिए। ठीक है, इस आयोग के पास न्यायिक कार्रवाई करने की साथ ही सिविल न्यायालय की शक्तियां हैं, यूं कहें कि ये जो है डिसाइड करेंगे मैटर के ऊपर, वो बात है। और दूसरा, सिविल न्यायालय की शक्तियां होने का मतलब है कि आप किसी को भी सुनवाई के लिए बुला सकते हैं, मतलब कि आप समन कर सकते हैं किसी को, किसी इंडिविजुअल को बोल सकते हैं कि आपको कोर्ट में हाजिर होना है। ठीक है, दूसरा कोर्ट मतलब यहां आयोग की बात हो रही है। दूसरा है कि आप एविडेंस ले सकते हैं, जैसे कोर्ट एविडेंस लेती है वैसे आप भी एविडेंस ले सकते हैं। तीसरा है कि आप विटनेस बुला सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ शक्तियां हैं जो इनके पास भी होती है। इसके अलावा एक और चीज है कि ये सजा नहीं दे सकते, ये मामला देख सकते हैं, उसके रिकमेंडेशन दे सकते हैं, लेकिन सजा नहीं दे सकते। ठीक है, मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच के लिए केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधिकारियों और जांच एजेंसियों की सहायता ले सकते हैं। बिल्कुल, अगर जांच के लिए चाहें तो पुलिस को या फिर और भी जो आपके ऐसी एजेंसीज हैं उनका यूज कर सकते हैं। मामला घटित होने के 1 वर्ष के भीतर मामलों की जांच करने का इनको अधिकार है। इसके अलावा है कि इसके कार्य की प्रकृति मुख्यतः अनुशंसात्मक होती है, यानी कि रिकमेंडेशनल होती है, एडवाइजरी होती है। ये किसी तरीके की सजा नहीं सुना सकते। ठीक है, तो ये हमने बात की, इनके भूमिका क्या है, कार्य क्या है। ठीक है,
इसके अलावा एक और चीज है कि ये सुओ मोटो एक्शन ले सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए, या तो एक तरीका है कि किसी के साथ कोई घटना हुई और उस व्यक्ति ने जाकर के कंप्लेंट कर दी, ठीक है, तो एक तो तरीका है ये। दूसरा तरीका है कि ये घटना हुई और आयोग को किसी तरीके से पता चला और उन्होंने जाकर के अपने हिसाब से ही एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया, उसको कहते हैं सुओ मोटो एक्शन लेना। सुओ मोटो, ओके। सुओ मोटो एक्शन लेने का पावर भी इनके पास है, ये अपने हिसाब से भी एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके आयोग के बारे में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में हमने कुछ चर्चा की, इनका रोल क्या है, कैसे ये बना था, इसके अलावा इनकी संरचना क्या होती है, नियुक्ति कैसे होती है, कार्यकाल क्या होता है, भूमिका और कार्य क्या है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अगला है संरक्षित क्षेत्र व्यवस्था, PAR, यानी प्रोटेक्टेड एरिया रेजिम, ठीक है। अब यहां पे क्या बात हो रही है, प्रोटेक्टेड एरिया से बात चल गई, हमें इतना तो पता चल गया कि किसी एक क्षेत्र को या तो आप यूं कहें कि उस एरिया में एंट्री बंद करेंगे या फिर एंट्री को रेस्ट्रिक्ट करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि एक राज्य है, ये उसकी कुछ बाउंड्रीज है, ठीक है, ये इंटरनेशनल सीमा है किसी देश के साथ। जैसे मान लीजिए यहां पे उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूं कि अगर हम देखें, ठीक है, तो ये भारत का ऊपर का हिस्सा है। आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप देखेंगे इतना तो आपको पता चल गया होगा कि ये जो एरिया है जिसे हम यहां देख रहे हैं, ये जो एरिया है ये जम्मू और कश्मीर का एरिया है, ठीक है। अब यहां पे आप पाएंगे कि ये जो बॉर्डर है ये तो आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, ठीक है, और ये जो बॉर्डर है ये आपके राज्य की सीमा है, या फिर यूं कहें कि यूनियन टेरिटरी की सीमा है यहां पे, ठीक है। अब अगर यहां पे सरकार कहती है कि इस एरिया के अंदर किसी भी फॉरेनर की एंट्री अलाउड नहीं है, ठीक है, फॉरेनर मतलब जो कि विदेशी व्यक्ति है उसकी एंट्री अलाउड नहीं है, तो इसी रेजिम को यहां पे बोला जा रहा है प्रोटेक्टेड एरिया रेजिम। मतलब कि सरकार अगर कहती है कि इस एरिया के अंदर बाहर से फॉरेनर्स नहीं आएंगे तो वो नहीं आएंगे। दूसरा, अगर किसी को जाना है तो कैसे जाएगा, तो वो सरकार की परमिशन लेकर के जाएगा, ठीक है, उसको कहा जाता है प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, ठीक है। तो ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से मिलेगा, ठीक है, या इसके अलावा और भी जो डेजिग्नेटेड लोग हैं वो आपको ये परमिशन देंगे, तभी एक फॉरेनर, एक विदेशी व्यक्ति इस एरिया के अंदर जा सकता है। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि 3 राज्यों के अंदर इस व्यवस्था को फिर से लगाया गया है। क्यों लगाया गया है? क्योंकि उनकी बॉर्डर जो है म्यांमार के साथ साझा है और म्यांमार के अंदर गृह युद्ध की वजह से काफी लोग निकल करके भारत के अंदर घुस रहे थे, ठीक है। तो अब ये इल्लीगल तरीके से जो विदेशी अंदर आ रहे हैं, तो उससे बचाने के लिए ये जो है संरक्षित क्षेत्र व्यवस्था लगाई गई है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसको एक बार हम लोग ठीक से देख लेते हैं। गृह मंत्रालय ने मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम राज्यों में संरक्षित क्षेत्र व्यवस्था को फिर से लागू किया है विदेशियों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने और निगरानी करने के लिए, ठीक है। विदेशियों को सरकार से पूर्व अनुमति और संरक्षित क्षेत्र परमिट लेना होगा। अगर आपको अंदर जाना है तो आपको पूर्व अनुमति और PEP जो है लेना होगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए 3 राज्य, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, अब इनकी जो सीमा है आप देख पाएंगे कि यहां म्यांमार के साथ साझा है। म्यांमार में गृह युद्ध चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग हैं जो यहां से इन बॉर्डर्स के माध्यम से भारत के अंदर आ रहे हैं। अब इसलिए जो है सरकार ने कहा कि यहां पे प्रोटेक्टेड एरिया रेजिम चालू की जाएगी। आगे बढ़ते हैं कि ये रेजिम है क्या, ठीक है, या फिर ये व्यवस्था क्या है। विदेशी संरक्षित क्षेत्र आदेश, हमारे पास एक कानून है, एक अधिनियम है जिसका नाम है विदेशी अधिनियम, यूं कहें कि फॉरेनर्स एक्ट 1946। उसके तहत एक आदेश दिया गया था 1958 के अंदर, जिसका नाम है विदेशी संरक्षित क्षेत्र आदेश, और उसके तहत यह व्यवस्था बनाई गई थी के तहत पेश किया गया जो विदेशी अधिनियम 1946 का एक हिस्सा है। अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पास संवेदनशील क्षेत्रों में विदेशियों की आवाजाही को विनियमित करने के लिए बनाया गया था। अंतरराष्ट्रीय सीमा हमने देखी, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा है आपकी। अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास संवेदनशील क्षेत्रों में विदेशियों की आवाजाही को विनियमित करना यानी कि कंट्रोल करना या फिर रेगुलेट करना, ठीक है। इनर लाइन और अंतरराष्ट्रीय सीमा के बीच क्षेत्रों पर लागू होता है। यहां पे आप देखिए, ये आपकी इनर लाइन है, ठीक है, ये आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, इनके बीच में इस क्षेत्र के अंदर ये लागू होता है। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। मुख्य रूप से इन राज्यों में म्यांमार के करीब क्षेत्र, क्योंकि अभी फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम की, तो ये तीनों म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला है कि इसका उद्देश्य क्या है। संवेदनशील क्षेत्रों में विदेशी नागरिकों की पहुंच को प्रतिबंधित करके राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना, नेशनल सिक्योरिटी को सुनिश्चित करना या फिर इंटरनल सिक्योरिटी को सुनिश्चित करना। तो ये बात हम बिल्कुल बेसिक है जो आपको समझ में आई होगी। इनर लाइन और स्वदेशी जनजातियों वाले क्षेत्रों के बीच क्षेत्रों को प्रतिबंधित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यहां पे एक और नया कॉन्सेप्ट है कि रेस्ट्रिक्टेड एरिया या प्रतिबंधित क्षेत्र, ठीक है। यहां हम लोग पढ़ रहे हैं संरक्षित क्षेत्र और यहां बोला गया प्रतिबंधित क्षेत्र। प्रतिबंधित का क्षेत्र का मतलब है कि अगर मान लीजिए
कि आपके जो सीमा है, जैसे मान लीजिए मणिपुर, मणिपुर है, ये आपकी इंटरनेशनल बॉर्डर है और ये आपकी इनर लाइन है। और इसके अंदर कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर ट्राइबल कम्युनिटीज रहती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए वैली क्षेत्र को छोड़ दें तो ये एरिया जो है ये आपका ट्राइबल क्षेत्रों वाला एरिया है। अब यहां पे आपकी एंट्री अलाउड नहीं है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि प्रतिबंधित क्षेत्र, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, कवर किए गए क्षेत्र। अब ये जो सुरक्षित क्षेत्र व्यवस्था है, इसके अंदर कौन कौन से एरियाज जो है कवर किए गए वो देख लीजिए। 2010 से पहले आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों पर इसे लागू किया गया था, ठीक है। देखिए ये जो है आपके आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। अब आप इनमें देखेंगे ये सारे के सारे जो है बॉर्डर एरिया है, ठीक है। इसलिए यहां पे इस तरीके की व्यवस्था रखी गई है। दूसरा है 2010 में कुछ राज्यों में छूट दी गई थी, वो राज्य थे मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। इनको छूट दी गई थी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे टूरिज्म व्यवस्था को बढ़ाने के लिए, या फिर यूं कहें कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। लेकिन 2024 में इन्हीं 3 क्षेत्रों में फिर से लागू कर दी गई है, पूरे क्षेत्रों के अंदर। अब जब हम लोग पहले बात करें तो यहां पे आप देखेंगे कि कुछ क्षेत्र है जहां पे पूरी तरह से लागू थी, जैसे कि यहाँ पे आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड, इन क्षेत्रों में तो पूरी तरह से लागू थी। कुछ एरिया है जैसे राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे जो एरिया है, यहाँ पे कुछ कुछ क्षेत्रों में लागू थी, ठीक है। आगे देखते हैं, 2024 में फिर से लागू, इन राज्यों में फिर से लागू, खास तौर पर अवैध प्रवास और सीमा प्रबंधन से जुड़ी सुरक्षा चिंताओं के लिए। यहां मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे ये किन राज्यों में लागू किए गए हैं फिर से, ये मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड, ठीक है। पीईपी को कैसे प्राप्त करेंगे आप? आपको अगर परमिशन चाहिए तो आप कैसे लेंगे? तो यहां पे देखिए, गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, या फिर भारतीय मिशन, या जिला मजिस्ट्रेट, या किसी राज्य के निवासी आयुक्त, गृह आयुक्त, या विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय, जहां जहां जिनको इस तरीके की औपचारिकता के लिए पावर दी गई है, वो जो है इस तरीके का पीएपी जो है आपको वहां से मिल सकता है, ठीक है। हालांकि इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं, आपको बताने के लिए बता दिया कि कौन जो है इनको पीएपी दे सकता है। बाकी ये चीजें आप ध्यान रखेंगे, ये संरक्षित क्षेत्र व्यवस्था क्या है इसको ध्यान रखेंगे, और अभी कहां पे इसको लागू की गई है, ये 3 चीजें ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, अगला है हमारा, अच्छा उससे पहले देख लीजिए कि ये इस व्यवस्था के परिणाम क्या होंगे। पहले हमने कहा कि हमने किस लिए इसको इसमें यूं कहें कि थोड़ी छूट दी थी। वो छूट इसलिए दी थी ताकि यहाँ पे विदेशी आगमन तक आ सके, या फिर टूरिस्ट जो है वो यहाँ पे आ सके। अब क्या होगा, अब जब आपने ये लगा दिया है, इसका मतलब है अब टूरिस्ट कम आ पाएंगे, क्योंकि परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। विशेष परमिट और अनुमोदन की आवश्यकता संभावित रूप से पर्यटन को यूं कहें कि हतोत्साहित करेगी, ठीक है। दूसरा है, पर्यटन और विकास पर प्रभाव पड़ेगा। अब जब इन एरिया के अंदर कुछ इस तरीके के रेस्ट्रिक्शन लगेंगे, जब बाहर से लोग नहीं आ सकते, विदेशी नहीं आ सकते, इसका मतलब है कि यहाँ पे विदेशी इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ सकते, ठीक है, निवेश भी नहीं होगा, उसकी वजह से यहाँ के डेवलपमेंट पे भी फर्क पड़ेगा। दूसरी बात, जब आपके पर्यटन के लिए लोग आते थे तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया था, ठीक है। अब जब पर्यटन के लिए लोग कम आएंगे तो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट क्यों करेंगे, ठीक है। उसकी वजह से आप देखेंगे कि पर्यटन और विकास दोनों पर भी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन फायदा भी है कुछ कि यहाँ पे सुरक्षा जो है वो बढ़ाई जाएगी, क्योंकि आपको परमिशन लेके आनी है, तो विदेशी लोग यहाँ नहीं आ पाएंगे। तो विदेशी आंदोलन पर सख्त नियंत्रण की अनुमति देता है, और अवैध प्रवासन से जो संबंधित समस्या है उनका भी यहाँ पे समाधान देखने को मिलेगा। दूसरा है सीमा नियंत्रण, बॉर्डर मैनेजमेंट में काफी हेल्प होगी, ताकि बाहर से यूं कहें कि ये विदेशी जो है इलीगल तरीके से देश में प्रवेश ना करें, ठीक है। तो ये कुछ इसके प्रभाव है या परिणाम है जो हमने यहाँ देखे। अब चलते हैं आगे, प्रेसिडेंट अनाउंसेस गवर्नर फॉर 5 स्टेट्स। मैंने बताया आपको कि कुछ गवर्नर्स की यहाँ पे अपॉइंटमेंट की गई थी, और उसकी वजह से गवर्नर का जो रोल है वो चर्चा में था। अब हम लोग देख लेते हैं कि राज्यपाल से जुड़े हुए कुछ कुछ अनुच्छेद क्या है, या फिर यूं कहें कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं। अनुच्छेद 153 से 162 जो है भारत के संविधान का राज्यपाल के बारे में और उसकी भूमिका के बारे में बात करता है। राज्यपाल की भूमिका की अगर बात करें तो यहाँ पे दोहरी भूमिका है। एक, कि राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है, ठीक है। जो काम राष्ट्रपति सेंटर में करता है वही काम राज्यपाल राज्य में करता है, ठीक है। तो एक ये चीज हो गई। वह भारतीय राजनीति संघीय प्रणाली का हिस्सा है। सीधी सी बात है, हमको पता है कि भारत की जो प्रणाली है, हम कहते हैं कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है, लेकिन हमें पता है कि एक फेडरल सिस्टम है, ठीक है, संघीय प्रणाली है, जिसके अंदर आप पाएंगे कि 2 यूनिट काम करती है। एक तो है आपका केंद्र सरकार है, और दूसरी है आपकी राज्य सरकार। अब यहाँ पे राज्य बहुत सारे हैं, अब उन राज्यों को केंद्र से जोड़ के कौन रखेगा, वो काम जो है राज्यपाल करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये संघीय प्रणाली का हिस्सा है, और संघ और राज्य सरकारों के बीच एक सेतु बनाने का काम करता है, ब्रिज बनाने का काम करता है।
फिर राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है, जो कि हमने देखा राज्यपाल राष्ट्रपति के समान राज्य में वही कर्तव्यों का पालन करता है कि जो राष्ट्रपति सेंटर में कर रहा होता है। ठीक है, राज्यपाल की दोहरी भूमिका एक तो हमने देख ली है, ये वाली, ये यहां पे आप देखेंगे कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है जो मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधा हुआ होता है। ठीक है, दूसरा है कि संघ सरकार और राज्य सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करता है। तो ये दोहरी भूमिका जो है राज्यपाल के द्वारा यहाँ पे यूं कहें कि उसका पालन किया जाता है। ठीक है, अब आप देखिए राज्यपाल से संबंधित कुछ संवैधानिक प्रावधान। 153 आर्टिकल 153 जो है, अनुच्छेद 153 है, वो कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अब यहां पे यह भी कहा जाता है कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी काम कर सकता है राज्यपाल के तौर पर। ठीक है, एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 157 और अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद के लिए पात्रता यानी कि कुछ ऐसी आवश्यकताएं हैं जिनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आवश्यकताएं क्या है? पहला कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कि कम से कम 35 वर्ष की उनकी आयु होनी चाहिए। तीसरा कि वो संसद के किसी भी सदन का मेंबर नहीं हो, और इसके अलावा वो विधानमंडल, राज्य के विधानमंडल के किसी भी हाउस का वो मेंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि वो आपके लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए, या फिर यूं कहें लाभ का कोई पद जो है उसके ऊपर वो ना हो। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी पात्रताएं हैं राज्यपाल होने के लिए आवश्यक है। अब आगे बढ़ते हैं कि राज्यपाल का कार्यकाल क्या होता है। सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन इसको पहले भी समाप्त किया जा सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। तो यहां कह सकते हैं कि ये राष्ट्रपति की प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के ऊपर काम करता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्तगी की जा सकती है, मतलब उनको हटाया जा सकता है, लेकिन बिना किसी वैध कारण के आप ऐसा नहीं कर सकते। देखिए, बिना किसी वैध कारण के राज्यपाल को बर्खास्त करने की अनुमति नहीं है। हालांकि राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह ऐसे राज्यपाल को बर्खास्त करे जिसके कृत्यों को अदालतों के द्वारा असंवैधानिक और दुर्भावनापूर्ण माना गया है। मतलब अगर कोर्ट कहती है कि इन्होंने कुछ ऐसा काम किया है जो असंवैधानिक है या फिर दुर्भावना पूर्ण है, या फिर यूं कहें कि नॉन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और मेलाफाइड है, तो ऐसे में राष्ट्रपति उनको बर्खास्त कर सकता है। इसके अलावा दूसरा है कि अगर राज्यपाल खुद से ही इस्तीफा दे दे। ठीक है, 2 तरीका है, या तो राष्ट्रपति उनको बर्खास्त करे या फिर राज्यपाल खुद से इस्तीफा दे दे। अब इस्तीफा देना है तो किसको देगा? वो इस्तीफा आपके प्रेसिडेंट को देगा, यानी कि राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, आगे बढ़े, अन्य संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो 163 क्या कहता है? 163 कहता है कि राज्यपाल के पास कुछ विवेकाधीन शक्तियां यानी कि डिस्क्रिशनरी पावर है। अब राज्यपाल के पास अगर डिस्क्रिशनरी पावर की बात करें तो राज्यपाल के पावर जो है वो राष्ट्रपति से ज्यादा होते हैं। ठीक है, राज्यपाल के डिस्क्रिशनरी पावर राष्ट्रपति से ज्यादा होते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के पास सिर्फ और सिर्फ सिचुएशनल डिस्क्रिशन होता है। मतलब कि अगर कोई ऐसी अवस्था आ जाए या फिर ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए जिसमें उसे डिस्क्रिशन का पालन करना है, जैसे कि मान लीजिए कि लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, किसी के पास मेजोरिटी नहीं है, तो राष्ट्रपति जो है किसी को बुलाएगा कि आप जो है सरकार बनाइए और फिर सदन के अंदर विश्वास प्रस्ताव लेके आइए। ठीक है, तो वो हो गया कि यहाँ पे राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो जब मेजोरिटी ना मिले तो वो किसी को भी बोल सकता है कि आइए और सरकार बनाइए। ठीक है, तो ये ना परिस्थिति पे डिपेंडेंट। ठीक है, अब यहां पे अगर हम बात करें राज्यपाल की, तो राज्यपाल के पास भी ये पावर है कि अगर मेजोरिटी ना हो तो वो किसी को बोल सकता है कि आप सीएम के तौर पे सरकार बनाइए और फिर विश्वास प्रस्ताव लेके आइए। ठीक है, तो ये आपकी परिस्थिति वाले जो पावर है, डिस्क्रिशनरी पावर है, वो तो यहां पे भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और पावर है कि इसके पास संवैधानिक डिस्क्रिशन भी होते हैं। संवैधानिक यूं कहें कि डिस्क्रिशन या फिर विवेकाधीन शक्तियां भी होती है। कैसे? संविधान में ऐसा लिखा गया है कि अगर कोई बिल जो है एक विधेयक बनने के लिए राज्यपाल के पास भेजता है राज्य का सदन, ठीक है, तो उसमें ऐसा देखा जाता है कि राज्यपाल के पास कुछ पावर है कि आप अनुमति दे सकते हैं, अनुमति रोक सकते हैं, या फिर राष्ट्रपति के लिए उस बिल को रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो राष्ट्रपति के लिए बिल को रिजर्व करने की पावर है, ये एक विवेकाधीन पावर है। इसके लिए उसको किसी मंत्रिमंडल की जो है अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस कह सकता है कि यहाँ पे पारिस्थितिक पावर और संवैधानिक दोनों तरीके के विवेकाधीन पावर राज्यपाल के पास होते हैं। ठीक है, तो यहां आप कहेंगे कि डिस्क्रिशनरी पावर राज्यपाल के राष्ट्रपति से थोड़े ज्यादा होते हैं। फिर आ जाता है 164 कहता है कि राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है, अपॉइंटमेंट कौन करेगा? वो राज्यपाल करेगा। फिर 161 के अंदर आपकी पार्डनिंग पावर है, समाधान की जो शक्तियां होती है या फिर दंड विराम की शक्तियां जो होती है वो है।
अब यहाँ पे ये पावर राष्ट्रपति के पास ज्यादा होती है। इसमें राज्यपाल जो है मृत्युदंड के मामले में क्षमा नहीं दे सकता, जबकि प्रेसिडेंट के पास ऐसा पावर है। ठीक है, फिर अनुच्छेद 200 के बारे में बात करें। राज्यपाल राज्य की विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को अनुमति देता है, अनुमति रोकता है, अथवा राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को सुरक्षित करता है। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। ठीक है, फिर 213 है, ये आपकी विशिष्ट परिस्थितियों के अंदर अध्यादेश जो है प्रख्यापित कर सकता है, यानी कि ऑर्डिनेंस ला सकता है। ठीक है, तो ये कुछ पावर है गवर्नर के, जो कि हमने बात की। अब कुछ ऐसे इशू है जहां पे माना जाता है कि सरकार, राज्य सरकार और गवर्नर के बीच में हमेशा एक टसल रहती है, संघर्ष रहती है। ठीक है, तो वो है पहला चीज कि विवादास्पद क्षेत्र, कि जहां कार्य करने की बात करें हम, यहाँ पे जो मुख्यमंत्री होते हैं और जो राज्यपाल होते हैं उनके पावर को लेकर टसल चलती है। ये कहा जाता है कि राज्य और राज्यपाल के बीच स्पष्टता की कमी है, कौन सा पावर किसके पास है। एक बात तो तय है कि आपको मंत्रिमंडल की सलाह पे काम करना है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे डिस्कशन भी है, तो कहां सलाह पे काम करना है, कहां विवेकाधीन शक्तियों का इस्तेमाल करना है, तो वहां लेकर के एक टसल होती रहती है। ठीक है, दूसरा ये कहा जाता है कि ये केंद्रीय सरकार का एजेंट के रूप में काम करते हैं, या फिर यूं कहें कि राष्ट्रपति का एक एजेंट है जो कि राज्यों में है। ठीक है, ये क्रिटिसिज्म है एक ऐसा इस इंस्टीट्यूशनल पोस्ट का, लेकिन देखिए एक कड़ी के रूप में काम करते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होती है, राजनीतिक नियुक्तियां हो जाती है, या फिर केंद्र का अगर अधिक हस्तक्षेप होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये पक्षपातिता का आरोप लग सकता है, यानी पार्टीशनशिप का आरोप लग सकता है। तो ये एक दूसरा मामला है। ठीक है, इसके अलावा तीसरी चीज है कार्यकाल की शर्तें। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, लेकिन अंत में जो फैसला होता है कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो किसी को भी किसी भी वक्त पे हटा सकता है। और आप जानते हैं राष्ट्रपति किस पे काम करता है, मंत्रिमंडल की यूं कहें कि अनुमति पे, या फिर अनुमति तो नहीं, आप यूं कहेंगे कि मंत्रिमंडल की सलाह पे काम करता है। ठीक है, संवैधानिक शक्तियां, मुख्यमंत्री की नियुक्ति और विधानसभा भंग करने की संवैधानिक शक्तियां होती है। ठीक है, तो अब ये अगर मान लीजिए कि राजनीतिक नियुक्ति है, ठीक है, और वहां पे ऐसा हो सकता है कि कई बार इस तरीके की एलिगेशंस भी लग सकते हैं। ठीक है, फिर है विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां मतलब विधेयक को स्वीकृति देने की शक्तियां। हमने देखा आर्टिकल 200। ठीक है, तो वहां पे आपने देखा है कि कई बार ऐसा होता है कि आपने सुना होगा पंजाब, तमिलनाडु वगैरह के केस में, केरला के केस में, कि राज्यपाल जो है विधेयक अपने पास रखते हैं, उसमें अनुमति देते हैं, नहीं देते हैं, वो रखा रहता है। ठीक है, काफी टाइम से 9-9, 10-10 साल तक वो विधेयक पड़े रहते हैं, उनमें अनुमतियां नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे एरिया ऑफ कंटेंशन है जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की। अब इसी के साथ आज का डिस्कशन तो यहाँ खत्म होता है, लेकिन आपके लिए कुछ एक छोटा सा टेस्ट है जिसमें हम आपसे 3 सवाल पूछेंगे और उसका उत्तर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। राज्यपाल को पद से कौन हटा सकता है? भारत का राष्ट्रपति, राज्य का मुख्यमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री, या फिर राज्य विधानमंडल। दूसरा है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, या फिर भारत के गृह मंत्री। अगला सवाल है किसी क्षेत्र में संरक्षित क्षेत्र यानी PAP घोषित करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, विदेशियों को संवेदनशील और रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंचने से रोकना, बड़े पैमाने पर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करना, औद्योगिक क्षेत्र या इंडस्ट्रियल एरिया स्थापित करना, स्थानीय शासन और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना। आप इसको अटेम्प्ट करेंगे। इसी के साथ हम इसके जो आंसर्स हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिर मैं आपसे आगे चाहता हूं, मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।